वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो हाइजन प्रिंसिपल आता है। हाइजन प्रिंसिपल में क्या होता है, इसने बताया था कि यदि एक सोर्स आपके पास है, उससे लाइट आएगी और वो स्क्रीन पर इस तरीके के स्फीयर्स बनाएगा। एक टॉर्च लेके देखा करो, दीवार पर मार के। ये स्फीयर्स जो है इनको हम वेवलेट्स बोलते हैं। क्या नाम इनका? वेवलेट्स। और अगर इनको मिला दिया जाए तो ये बन जाता है वेव फ्रंट। क्या बन जाता है? वेव फ्रंट। पूरी वेव ऑप्टिक्स वेव फ्रंट पर डिपेंडेंट है। हालांकि इसको इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते, कुछ और ही समझाएंगे आगे तो। बट इनिशियली हाइजन ने ये बताया कि एक सोर्स है, वो क्या बनाता है? वेवलेट्स बनाता है। वेवलेट्स को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? वो वेव फ्रंट। नाम रखा इन्होंने वेव फ्रंट। ये था फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितने भी वेवलेट्स है वो एक न्यू सोर्स की तरह काम करते हैं। न्यू सोर्स ऑफ है लाइट। लाइट के अपने आप में एक नई सोर्स है। आपने यहां से बल्ब जलाया, उसने वेवलेट्स बनाई, वो खुद एक नए सोर्स की तरह काम करेंगे। वो खुद अपने आप में एक नए बल्ब है। और वो आगे का स्क्रीन पर जाकर फिर क्या बनाएंगे? वेवलेट्स। और उनको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वेव फ्रंट। ये भी वेव फ्रंट, वो भी वेव फ्रंट। तो इसको नाम रखा प्राइमरी वेव फ्रंट और इसका नाम रखा सेकेंडरी वेव फ्रंट। 1 के ऊपर 0 लगा देते हैं ना, तो इसको प्राइमरी बोल देते हैं, प्राइमरी। और इसको क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी। समझ आया? तो हाइजन ने क्या प्रिंसिपल दिए? एक तो दिया, 8 नहीं है बट 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से। पहला है प्लेन वेव फ्रंट। पहला क्या है? प्लेन वेव फ्रंट। चलाओगे क्या? चला दिया। दूसरा है ना, अब तो लगी रहने दो भाई। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। पहला है प्लेन वेव फ्रंट, दूसरा है स्फेरिकल वेव फ्रंट और तीसरा है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अगर कोई पॉइंट सोर्स है आपके पास तो वो बाहर को ऐसे वेवलेट्स बनेंगे। उसका वेव फ्रंट कुछ ऐसा हुआ, पॉइंट सोर्स का। इस वेव फ्रंट को हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या कहते हैं इसको? सोर्स कैसा होना चाहिए? पॉइंट सोर्स। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे सोर्स से बनते हैं? पॉइंट सोर्स से। या स्फेरिकल सोर्स हो, खुद स्फेरिकल सोर्स होगा तो भी वो स्फेरिकल वेव फ्रंट ही बनाएगा। तो पॉइंट सोर्स और स्फेरिकल सोर्स से क्या बनते हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट। और अगर सोर्स आपके पास ऐसे सिलेंड्रिकल जैसे ट्यूबलाइट होती है तो आपके वेव फ्रंट कुछ ऐसे बनेंगे, लाइक दैट। इसको कौन सा वेव फ्रंट कहते हैं हम? सिलेंड्रिकल। और ये किससे बनता है? सिलेंड्रिकल सोर्स से। बट क्वेश्चन आ गया कि प्लेन वेव फ्रंट कौन से सोर्स से बनता है? आपका आंसर रहेगा बोथ, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल से। कैसे? इसको अगर आप बहुत दूर ले जाते जाओ आगे आगे, ये ऐसे आएगा, ऐसे 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 नहीं हो जाएगा। बहुत दूर देखोगे तो आप नोटबुक भी बनाना पड़ जाए तो आपको लास्ट में क्या दिखेगा? प्लेन ही बनाना पड़ेगा। ऐसे सिलेंड्रिकल को अगर ऐसे ऐसे दूर दूर ले जाते रहे तो लास्ट में क्या दिखेगा? ये प्लेन ही दिखेगा। तो बहुत ज़्यादा दूर हो सोर्स, अगर सोर्स बहुत ज़्यादा दूर हो तो स्फेरिकल वेव फ्रंट हो या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो, दोनों ही प्लेन वेव फ्रंट नजर आते हैं। दोनों ही कैसे नजर आते हैं? प्लेन वेव फ्रंट। या आप ये समझ लिया करो, थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाओ तो छोटा पार्ट लेके देखो इसका। छोटा पार्ट तो एक तरह से क्या लगेगा? प्लेन ही लगेगा। तो प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट किस सोर्स से बनते हैं? दोनों से, पॉइंट सोर्स से भी
और सिलेंड्रिकल सोर्स से भी। ठीक है, कब? जब डिस्टेंस दूर हो, जब डिस्टेंस दूर हो। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? जब दो वेव्स को आपस में मिक्स किया जाता है, जब दो वेव्स को आपस में मिक्स किया जाता है तो एक नई वेव्स ओरिजिनेट होती है, एक नई वेव्स आती है। इस प्रोसेस का नाम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, या तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोल दो या सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बोल दो, दोनों सही है। इसमें क्या होता है, एक वेव्स ये है, दूसरी वेव्स ये होगी। वेवलेंथ कम ज़्यादा कैसी भी हो सकती है, और जो नई वेव जनरेट होगी वो मान लो ये जनरेट होगी। एक वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट y1 मान लो, दूसरे का y2, और जो रिजल्टेंट है उसका r मान लो, या उसका y मान लो। तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि y = y1 + y2 बट वेक्टर सम। मैग्नीट्यूड में ये दोनों जुड़ भी सकती है, मैग्नीट्यूड में ये दोनों घट भी सकती है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों का फेज कैसा है। दोनों सेम फेज में होगी तो एडअप हो जाएगी, दोनों अपोजिट फेज में होगी तो घट जाएगी। इसलिए वेक्टर सम में हमने क्या लिख दिया, y1 + y2। ठीक है, यहाँ तक। सुपरपोजिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं हमारे लिए, हमारे लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है इंटरफेरेंस। लेकिन इंटरफेरेंस किसका पार्ट है? सुपरपोजिशन का। इंटरफेरेंस किसका पार्ट है? सुपरपोजिशन का। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ गए, दो वेव्स मिक्स हो गए, एक नई वेव्स बनाएगी, याद रहेगा। अब इंटरफेरेंस समझने के लिए हम एक टर्म समझते हैं जिसका नाम है कोहेरेंट सोर्सेस। क्या समझते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस। क्या होते हैं कोहेरेंट सोर्सेस? दो ऐसे सोर्स लाइट के जो सेम वेवलेंथ की वेव जनरेट करें, सेम फ्रीक्वेंसी की और कांस्टेंट फेज डिफरेंस डेल्टा फाई फेज डिफरेंस, और सेम वेलोसिटी में दो वेव जा रही हो, सेम डायरेक्शन में और सेम वेलोसिटी से। या इस बात को एक बार भूल जाओ, कोहेरेंट सोर्सेज आर द सोर्सेज विच जनरेट टू वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। जो ऐसा कर पाए उन दो सोर्सेज को क्या नाम देंगे हम? कोहेरेंट सोर्सेज। ये फिजिकल वर्ल्ड में कोई दो इंडिविजुअल सोर्स ऐसे नहीं है जो कोहेरेंट हो। आप दो फिलिप्स के बल्ब पास पास रख दो सेम वोट के, वो जो दोनों वेव्स देंगे वो भी सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी के नहीं होंगे, सेम कांस्टेंट फेज डिफरेंस के नहीं वेव जनरेट कर सकते। वो एक ही कंपनी के हैं, एक ही जगह लगा रखे हैं। तो दो इंडिविजुअल सोर्स नेवर बी कोहेरेंट। टू इंडिविजुअल सोर्स ऑफ लाइट नेवर बी कोहेरेंट। समझ में आई है बात? कोहेरेंट कौन से होते हैं? जो क्या ऐसे दो सोर्स होते हैं इंडिविजुअल? नहीं होते। तो कौन से कोहेरेंट होते हैं? कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाएं? एक ले लो आप सोर्स कोई भी, और दूसरी ले लो इसकी इमेज। इमेज भी एक सोर्स की तरह काम करेगी। वो इसकी इमेज और ये दोनों कोहेरेंट होंगे। या इसकी दो इमेज कहीं पर है, वो दोनों इमेज आपस में क्या होगी? कोहेरेंट होगी। कैसे करें? सोर्स है ये, यहां पर एक स्लिट बना दो लाइक दैट। अब यहां से जो वेव जाएगी ट्रफ क्रस्ट, और यहां से जो बाहर निकलेगी वेव्स, जो दोनों स्लिट से बाहर निकलेगी S1 S2 से, वो दोनों क्या रहेगी? कोहेरेंट रहेगी। तो S1 S2 कोहेरेंट सोर्सेज है। तो S1 S2 दोनों किससे बने हैं? इसी से बने ना। तो खुद इंडिविजुअल सोर्स कोई भी कोहेरेंट नहीं होगा। क्या होगा? उसकी इमेजेज आपस में कोहेरेंट हो सकती है। ध्यान देगा ये बात।
ये सारी चीज़ें हमने यूज करनी पड़ेगी, आगे काम आएगी हमारे। ओके, तो टॉपिक क्या हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस समझना, सुपरपोजिशन समझ में आ गया, कोहेरेंट समझ में आ गया, तो इंटरफेरेंस समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरफेरेंस। When two waves from two coherent sources superimpose each other and makes a new wave, this phenomena is called interference। जब दो वेव्स, कैसी वेव्स, जिसकी वेवलेंथ सेम हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिसका कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से अगर वो जारी है और वो आपस में सुपरइम्पोज हो जाती है, तो वो पैटर्न क्या कहलाएगा, इंटरफेरेंस। दो वेव का मिक्स होना तो क्या कहलाता था, सुपरपोजिशन। तो किसका पार्ट हुआ ये, सुपरपोजिशन। लेकिन क्या हुआ, स्पेशल केस। कैसा केस, कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और ये कहाँ से मिलती है, कोहेरेंट सोर्सेज से। कहाँ से मिलेगी ये, कोहेरेंट सोर्सेज से। ठीक है, तो इंटरफेरेंस के लिए दो कोहेरेंट सोर्सेज यूज करते हैं हम। चलो वो तो बाद में पढ़ेंगे। एक बार इंटरफेरेंस समझ में आ गया, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस बनाए। दो तरीके मेरे पास बनाने के। एक तो ये वेव्स देखो, एक वेव्स होगी, y1 नाम रख दिया। एक दूसरी वेव्स देखो, दूसरी वेव्स होगी, क्या नाम रख दिया, y2। क्या लग रहा है आपको, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ है। अगर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ है तो क्या हुआ, तो जो नई वेव्स आएगी वो इस तरीके से बनेगी, जो रिजल्टेंट वेव बनेगी इसकी ये बनेगी। ऐसे इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब एक वेव्स की क्रस्ट दूसरी वेव्स की क्रस्ट पर पड़ती है, या एक वेव्स की ट्रफ दूसरी की ट्रफ पर पड़ती है, तो ऐसे इंटरफेरेंस को क्या नाम दिया हमने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें जो y है वो क्या हो गया, y1 प्लस y2 हो गया। वेक्टर सम था ना, वो मैग्नीट्यूड ऐड हो गई इसमें। ठीक है, इसमें जो पैटर्न बनेगा वो मैक्सिमा बनेगा। मैक्सिमा समझाएंगे आगे भी, मैक्सिमा क्या होता है। फेज डिफरेंस बताओ कितना था इसमें, 0 डिग्री। ये क्रस्ट है तो ये भी क्रस्ट, ये ट्रफ है तो ये भी ट्रफ, ये क्रस्ट है तो ये क्रस्ट, सेम चल रहा है। तो फेज डिफरेंस कितना हुआ, 0 डिग्री, कांस्टेंट हुआ, सभी जगह 0 है। बट अगर फेज डिफरेंस 180 हो जाए तो क्या हो, अभी तो कांस्टेंट है 180 रहेगा, तो बट ऐसे हो जाए, एक वेव्स और दूसरी वेव्स ऐसे चली जाए यहां से, क्या हो गया, क्रस्ट के ऊपर क्या आ गई और ट्रफ के ऊपर है। ऐसा कोई पैटर्न है तो उसको डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। हाँ, अपोजिट हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें फेज डिफरेंस कितना हो गया, 180, बिल्कुल अपोजिट हो गया ना। अपोजिट का मतलब 180, वो पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव हो, वो नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव है। फेज डिफरेंस 180, यहाँ भी 180, यहाँ भी 180 है, तो कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब कितना भी हो सकता है वो, तो 0 तो है फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव, और 180 है तो डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या बनता है, और उसमें क्या बनता है, मिनिमा। गुड। उसमें y क्या आ गया था, y1 प्लस y2, इसमें y क्या आ जाता है, यानी इसमें से माइनस हो गए, यहां को आएगा रिजल्टेंट वेव्स ऐसे। गेटिंग नोट। तो इंटरफेरेंस इज ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज। कंस्ट्रक्टिव कब बनेगा, 0 होगा, और डिस्ट्रक्टिव कब बनेगा, कंस्ट्रक्टिव में क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, उसमें क्या बना, इसमें क्या बना, हो गया याद। तो यही है आपका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, इंटरफेरेंस छोटा टॉपिक नहीं है।
इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो एग्जाम में आपके 12th में पूछा जाता है, वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या पूछा जाता है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव क्या होता है वो तो तुम्हें समझ में आ गया। कंडीशन समझ में आई? कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक तो सोर्सेज कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? सेम वेवलेंथ है, सेम फ्रीक्वेंसी, और वो कहाँ से मिलती है? कोहेरेंट से। तो सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए। ओके, आगे और भी पढ़ेंगे। एक बार ये एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं हम। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। टॉपिक क्या चल रहा हमारा? इंटरफेरेंस। और करवा क्या रहे अभी? तो ये याद भी रखना आपको कि इंटरफेरेंस में ही होता है डबल स्लिट। यानी डबल स्लिट किसके लिए होता है? इंटरफेरेंस के लिए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है? ये एक्सपेरिमेंट समझते हैं। एक सोर्स है S, एक स्लिट यहां पर, एक स्लिट यहां पर है, S1 और है S2। यहां से आई क्रस्ट सॉलिड लाइन, ये है ट्रफ डॉटेड लाइन, ये है क्रस्ट, फिर क्या आएगी? ट्रफ, फिर क्या आएगी? ठीक है। अब यहां आई ये क्रस्ट, यहां पर भी क्रस्ट, यहां पर आई ट्रफ, यहां पर भी ट्रफ, यहां क्या आएगी आगे? क्रस्ट, और यहां पर भी क्या आएगी? क्रस्ट, यहां क्या आई? ट्रफ, और यहां पर भी क्या आएगी? ट्रफ, और यहां आएगी क्रस्ट, और यहां पर भी क्या आएगी? समझ रहे? चलती रहेगी ऐसे, जहां तक अच्छा डायग्राम बनाना आए बना दो। और यहां पर रख दो एक स्क्रीन। पीछे हाइजन ने डिस्कस किया था ना, स्क्रीन के ऊपर वेवलेट्स बनते हैं। यहां से टॉर्च ऑन की हमने, 2 टॉर्च, और दीवार क्या होगी? स्क्रीन होगी। ठीक है, ये ऐसे चलते चलते यहां तक पहुंच जाएगी। यहां देखो क्या है? ट्रफ टू ट्रफ, यहां क्रस्ट टू, यहां क्रस्ट टू क्रस्ट, ट्रफ टू ट्रफ, क्रस्ट टू क्रस्ट, ट्रफ टू ट्रफ। जहां क्रस्ट क्रस्ट पे और ट्रफ ट्रफ पे, वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा या डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव बनेगा। तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव बनेगा, और जो पॉइंट बनेगा वो क्या बताया था मैंने? मैक्सिमा, यानी ब्राइट स्पॉट। मैक्सिमा का मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी, क्योंकि एडअप हो जाएगी। पिछली बात तो कब यूज कर लो, यहाँ पर y1 + y2 हो गया था, मैक्सिमा बना था, तो यहाँ मैक्सिमा बनेगा। सेंटर में एक वाइट स्पॉट, ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा आपको। ओके, इसको आगे, इसको यहाँ ले जाता हूँ मैं। ये क्या है? क्रस्ट ट्रफ, ट्रफ क्रस्ट, क्रस्ट ट्रफ। इनको अगर मिलाते हुए यहाँ निकाल दूँ मैं, तो यहाँ क्या बनेगा? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में क्या बना था? मिनिमा। सिमिलरली इनको मिलाते हुए अगर यहाँ निकाल दूँ मैं, तो मिनिमा। समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा? फिर आगे क्या मिलेगा? ऐसे ही अगर घूमते रहे तो मैक्सिमा मिलेगा बेटा आपको। यहाँ पर क्या मिलेगा? आगे मैक्सिमा। यहाँ भी क्या मिलेगा? फिर क्या मिलेगा? मिनिमा। फिर क्या मिलेगा? मैक्सिमा। मिनिमा मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा। समझ में आ रही कुछ? तो ये बन गया आपका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट क्यों बोला गया? क्योंकि 2 स्लिट यूज की है। एक का नाम क्या है? S1, एक का नाम क्या है? ये दोनों स्लिट से जो लाइट आ रही है वो कहाँ से आ रही है? एक ही सोर्स से आ रही है। हमने ये कहा था कि 2 इंडिविजुअल सोर्स कभी भी कोरेंट का काम नहीं करेंगे, तो एक ही का पार्ट हुए ना दोनों, तो इसलिए कोरेंट सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। ओके, तो ये है आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जैसा डायग्राम बनाया जाए बना दो, कम से कम बीच वाली लाइन तो ढंग से दिखेगी, बाकी तो नहीं दिखती है जब डायग्राम बनाते हैं। तो बुक्स वाले पता कैसे बना देते हैं। हाँ, या तो वो ले जाना साथ में। वैसे हम इसको समझना चाहे तो आप ऐसे समझ सकते हो, इंटेंसिटी ज़्यादा है, इंटेंसिटी कम है, इंटेंसिटी ज़्यादा, इंटेंसिटी कम। इसमें क्या है? जहाँ कम है, मिनिमा का मतलब इंटेंसिटी कम है, मैक्सिमम मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो ये मैक्सिमा दिखा दिया, ये मिनिमा दिखा दिया, ये मैक्सिमा मिनिमा। कर लोगे ये डायग्राम बना दोगे। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किसके लिए कराइए? इंटरफेरेंस के लिए। यहाँ पर क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ क्या हुआ? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, ओके। अगर वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करवाने के बाद
आपसे कंडीशन और पूछने लग गया मैक्सिमा मिनिमा की, तो समझ लो आपका डेरिवेशन बढ़ गया है और ज़्यादा मार्क्स का भी मिलेगा वो आपको। अगर 2 मार्क्स में आया तो सिर्फ यही आएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर ज़्यादा मार्क्स का आया, 5 मार्क्स में आ गया, तो वो कंडीशंस पूछेगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा। वो समझना पड़ेगा हमें कैसे करना है। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड निकाल के देखते हैं बेटा, इंटरफेरेंस का कैसे निकलता है। एक वेव्स ले ली मैंने ए, वेव्स ले लो ए, या बेशक y1 ले लो, y1 क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी। कोई भी वेव्स है उसकी इक्वेशन यही होती है, ऑसिलेशन वेव से पढ़ते आ रहे हम, ए साइन ओमेगा टी। और दूसरी क्या होगी, y2, उसका एम्पलीट्यूड क्या ले लें, बी साइन ओमेगा टी। बट दोनों का फेज बराबर हो जरूरी तो नहीं है, कांस्टेंट रहेगा, तो प्लस क्या कर दूं, 5 कर दूं। दोनों में क्या हो गया फेज डिफरेंस 5। वो 0 भी हो सकता है, 0 होगा तो क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव, और 180 होगा तो क्या हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव। तो ये लिख दिया मैंने। अब मैं अगर y निकाल लूँ, y1 प्लस y2, करना जोड़ इसका, a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस 5, a साइन ओमेगा टी प्लस b। मैथ वाले बच्चे बताओ सिर्फ, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, गुड शाबाश, कोस ए साइन बी। ठीक है, अब देखो सोल्व करो इसको, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी ओमेगा टी कोस 5, बी ओमेगा टी साइन 5, गुड। अब देखो आगे कुछ सोल्व होने लायक है क्या कुछ चीज में। साइन ओमेगा टी कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ले लो जो ठीक लगे हमें, सोल्यूशन लायक कर दो काम। तो साइन ओमेगा टी कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी कॉस 5 साइन ओमेगा टी कर दो, प्लस पहले 5 वाली टर्म है तो 5 वाली टर्म पहले रख लो, बी साइन 5 कोस ओमेगा टी रख दो। ठीक है क्या यहाँ तक। अब क्या करो, इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते हम, बट मैं इसको भी कुछ मान लेता हूं और इसको भी कुछ मान लेता हूं। एक बार लेट कर लेते हैं हम, बाकी क्या लेट किया उसी के अकॉर्डिंग वहां पर हम सोल्व कर लेंगे उसको। मैं मान लेता हूं लेट ए प्लस बी कोस 5 जो साइन ओमेगा टी के साथ है, उसको आर कोस थीटा मान लेता हूं। मैं क्या मान लेता हूं, आर कोस थीटा। ए प्लस बी कोस 5 इज इक्वल टू आर कोस थीटा। ठीक है, और जो कोस ओमेगा टी के साथ है क्या है, बी साइन 5, इसको मैं आर साइन थीटा मान लेता हूं। क्यों मान लिया अभी देखते हैं, कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आए तो क्या जाएगा, आर कोस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस आर कोस ओमेगा टी। अब फिर मैथ वाले बच्चों की जरूरत पड़ गई, आर तो कॉमन आ गया, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, आर तो कॉमन आ गया, कोस ए साइन बी साइन ए कोस बी साइन ए प्लस बी, वापिस ये वाला ही काम, साइन ए प्लस बी यानी ओमेगा टी प्लस 5 है या थीटा है, थीटा है। तो ये एक नई इक्वेशन नहीं होगी साइन की, साइन वेव होगी तो ये क्या हो गया एम्पलीट्यूड, और ये क्या हो गया फेज डिफरेंस। तो जब दो वेव्स को मिलाते हैं तो एक नई वेव जाती है, जब दो वेव्स को मिलाते हैं तो एक नई वेव जाती है। उसका एम्पलीट्यूड कितना होता है आर, और उसका फेज डिफरेंस कितना होता है थीटा। फाई तो क्या फेज डिफरेंस था इन दोनों का, वेव्स का आपस का। जो नई आएगी वो किस फेज पर आएगी, वो किस पर आएगी थीटा पर, गेटिंग नोट। बट हमें ये नहीं पता आर क्या है, ना ये पता कि थीटा क्या है, ये तो आपने वैसे मान लिया था। तो अब हमें निकालना कि आर क्या होता है, यानी नई वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या है और नई वेव्स का फेज क्या है, ये भी साथ में निकाल के देना है। वो कहां से निकलेगा, जो मानना था वहां से निकलेगा। तो एक तरीका है, एक तो ये तरीका दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, जोड़ना इसका स्क्वायर करना
आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका करना, तो फिर ये भी करना पड़ेगा बी स्क्वायर प्लस पूरे का ए प्लस बी कोस फाई का स्क्वायर। इसको क्या करें, आर स्क्वायर कॉमन ले ले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, गुड। तो बी स्क्वायर क्या आ गया, साइन स्क्वायर 5 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2ab कोस 5। ये बात सही है क्या, एग्री हो सारे सारे, ये ऐसे ही ओपन होगा ये। तो आगे चलते हैं, आर स्क्वायर, इसको और इसको देखो, बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 1 हो जाएगा। यहाँ क्या है ए स्क्वायर प्लस प्लस कोस 5, समझ में आया, कुछ देखा देखा भी लगने लग गया, तो ऐसा ऐसा एक दो बार सुन रखा है। तो आर ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab कोस 5 का अंडर रूट। तो हमें क्या है शॉर्ट में 1 मार्क्स में अगर याद करना पड़े, तो जब दो वेव्स आपस में सुपरइम्पोज होती है और उनका रिजल्ट जो आता है वो क्या आता है, पहले का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एम्पलीट्यूड सेकेंड एम्पलीट्यूड कोस 5 मतलब जो इनमें फेज डिफरेंस था, गुड, ए और बी में, सुना लिया। अब एक काम करके देखिए हम, अगर फेज डिफरेंस 0 हो तो कैसा बनेगा, कंस्ट्रक्टिव बनेगा या डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव बनेगा। आंसर क्या आया था, y1 प्लस y2, यानी a प्लस बी आना चाहिए आंसर। देखते हैं, 5 को 0 रखो, cos 0 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी आ गया, तो ये आना चाहिए था, मैक्सिमा बन गया, दोनों एम्पलीट्यूड जुड़ गया कंस्ट्रक्टिव में। डिस्ट्रक्टिव में 5 कितना था 180, तो cos 180 -1, मैथ वाले बच्चों को तो पता ही है, cos 180 -1, तो -2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी, तो घट गया ना y1 माइनस y2, डिस्ट्रक्टिव में मिनिमा बन जाता है। समझ आई नहीं आई, वो क्या था टाइप्स, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। फिर क्या था एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कैसे स्क्रीन पर मैक्सिमा बने कैसे स्क्रीन पर मिनिमा बने। ये क्या है, जब दोनों वेव्स को जोड़ दिया, इंटरफेरेंस कर दिया, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, ओके। बट वो रिजल्टेंट वेव थी जो, वो किस एंगल पर होगी, ये भी तो पूछ सकता है। वो रिजल्टेंट वेव्स ए के साथ या बी के साथ किस एंगल पर अपने आप को मेंटेन रखेगी, तो उसके लिए क्या करें, दोनों को डिवाइड करके देख लें, आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर कोस थीटा, गुड। तो बी साइन 5 डिवाइड बाई ए प्लस बी, हमें तो इसी टर्म में चाहिए ना, हमारे पास है क्या, ए और बी है और 5 है, ये तीन ही चीज है, तो आंसर इन तीनों में आना चाहिए। यहाँ तो उन तीनों में आ गया, यहाँ भी ऐसे आना चाहिए, तो आर से आर गया, क्या बच गया tan थीटा, क्या आ गया बी साइन 5 ए प्लस बी कोस 5। समझ आ रही है नहीं आ रही है, ठीक। तो थीटा लेंगे तो क्या लिखेंगे, टेंजेंट इनवर्स उस साइड ले जाएंगे, नहीं तो इतना छोड़ दो, ये डायरेक्शन है बेटा, इसको क्या कहते हैं डायरेक्शन। तो ये दोनों चीजें आपको ड्राइव करके दिखानी पड़ेगी। थीटा क्या माना था आपने, एंगल माना था ना यहाँ पर, रिजल्टेंट का एंगल, तो वो एंगल निकल आया हमारे पास। यानी हमने यहाँ पर जो पुट किया था, दो ही चीजें पुट की थी, आर और थीटा, वो आर और थीटा दोनों ही निकाल दिए हमने उनकी टर्म्स में, ओके। तो ये डेरिवेशन है एम्पलीट्यूड ऑफ न्यू वेव इन इंटरफेरेंस, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा उसका डेरिवेशन कर लोगे, याद भी रख लोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 5 मतलब जो ए और बी में था, जो ए और बी में फेज डिफरेंस था, और उसका अंडर रूट, ओके। इंटेंसिटी, किसी वेव्स की इंटेंसिटी क्या होती है, देखो इंटेंसिटी क्या होती है, ये छोड़ो आप, ये देखो कि इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का। तो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी, फर्स्ट वाला एम्पलीट्यूड कितना था ए स्क्वायर, सेकंड इंटेंसिटी
ये बात समझ में आ रही सभी को? तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, आई इज इक्वल टू के आर स्क्वेयर। यहां से क्या कह सकते हैं, आई वन इज इक्वल टू के ए स्क्वेयर और आई टू इज इक्वल टू के बी स्क्वेयर। गुड। और आपने अभी अभी जो डेरिवेशन किया था वो क्या था, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस कोस फाई या कोस थीटा, पक्का? ओके। आर स्क्वेयर की जगह क्या रख सकता हूं मैं, आई बाई के। देख लो ध्यान से, आर स्क्वेयर की जगह आई बाई के रख सकता हूं, आई बाई के, ठीक है क्या? इज इक्वल टू ए स्क्वेयर की जगह क्या रख सकता हूं, आई वन बाई के, आई टू बाई के प्लस टू आई वन बाई के का रूट। समझ आ रहा है कितना? ए स्क्वेयर तो क्या हो गया, आई वन बाई के, और ए क्या हो गया, आई वन बाई के का रूट, तो बी क्या हो गया, आई टू बाई के का रूट, और आगे क्या गया, कोस फाई। तो अगर मैं रूट के इंटू रूट के करूं, क्या आ जाएगा, ये भी के है, ये भी के है, और इस साइड भी के है, तो उस साइड नीचे के कॉमन लेके इस साइड वाले के से हटा जा सकता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू आई वन आई टू रूट कोस फाई। ये इंटेंसिटी है, क्या आ गई ये, इंटेंसिटी। अब ये डेरिवेशन क्यों किया हमने, हम समझते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी ये बताओ मुझे, जस्ट कोस फाई मैक्सिमम होगा। और कोस फाई मैक्सिमम कितना हो सकता है, कोस फाई मैक्सिमम 1 हो सकता है, -1 से 1 तक होती है इसकी वैल्यू। तो 1 होता कब है, 0 डिग्री पर या 90 पर, 0 डिग्री पर, यानी फेज डिफरेंस कितना आ गया। और जब 0 डिग्री फेज डिफरेंस होता है, जब कंस्ट्रक्टिव होता है या डिस्ट्रक्टिव होता है, कंस्ट्रक्टिव पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ आई मेरी बात, पक्का? बट एक बात और समझो, क्या 2 पाई पर वैल्यू 1 नहीं होगी, 2 पाई घूम के वहीं आ गया ना। 4 पाई पर वैल्यू 1 नहीं होगी, 6 पाई पर नहीं होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, 2n पाई लिख सकता हूं मैं, यानी फेज डिफरेंस 2 पाई n। फेज डिफरेंस कितना होता है, और n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 और 3। क्या बना यहां पर, मैक्सिमा। तो ये आ गई कंडीशन फॉर मैक्सिमा। मैक्सिमा की कंडीशन ये कहते हैं कि फेज